Welcome back to my channel Beating Examinophobia. This channel will help you to beat your exam phobia. Today's topic is heredity and evolution. So what is heredity? आपने कभी सोचा है कि हमारी जो शक्लें हैं हमारे पेरेंट्स से वो बिल्कुल सेम नहीं होती है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंट हो। अगर हम देखते हैं तो लगते हैं कि हाँ ये हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स, जैसे कि हमारा स्किन कलर, हमारा ब्लड ग्रुप, ठीक है, जो ये सब कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से जो आए हैं हमारे पास, उसे ही हम बोलते हैं हेरिडिटी। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हम बिल्कुल सेम टू सेम लगते नहीं है, ठीक है। अभी मैंने बोला बिल्कुल सेम नहीं लगते हैं, सिमिलर लगते हैं। तो जो कुछ चेंजेस होते हैं हमारे में और हमारे पेरेंट्स में, मतलब कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। जिससे कि प्रोजेनी प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग ही होता है, ठीक है। जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं वो पेरेंट्स से डिफरेंट थोड़े होते हैं, तो उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। और जो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। और इनहेरिटेंस इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। अब इवोल्यूशन क्या है, कट चुका है इस टॉपिक से, लेकिन जान लेते हैं कि एवोल्यूशन होता क्या है। एवोल्यूशन एक डीएनए में जब चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो तभी एवोल्यूशन होता है। अब ऐसा नहीं है एवोल्यूशन एक दिन का 2 दिन का प्रोसेस है, बहुत साल लग जाते हैं एवोल्यूशन होते होते। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही एवोल्यूशन हुआ है, कि हमारे जो बताया जाता है हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर से हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एवोल्यूशन ह्यूमन बींग्स में ही हुआ है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जिनमें एवोल्यूशन होता था या हो चुका है या हो रहा होगा, ठीक है। ट्रेड्स क्या होते हैं? ट्रेड्स जैसे कि अभी हमने बात की ब्लड ग्रुप की, स्किन कलर की, ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें अपने मम्मी पापा से मिलते हैं, उससे साइंस की लैंग्वेज में या फिर जेनेटिक्स की लैंग्वेज में हम ट्रेड्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमें फिजिकली दिखते हैं, ठीक है। फिजिकली हमें क्या दिखता है, हमें स्किन कलर दिखता है, हेयर कलर दिखता है, ठीक है, आईज दिखती है, नोज का शेप दिखता है। ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, ये सब क्या है, कैरेक्टर्स है। हाइट हो गई, ठीक है। तो अब ट्रेड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने जितने भी एग्जांपल लिए, ये सब क्या है, ये हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, ये सब इनहेरिटेड ट्रेड्स है, ठीक है। जैसे कि स्किन कलर, हाइट, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये हमें अपनी मम्मी पापा से, पेरेंट्स से मिलती है, तो ये इनहेरिटेड ट्रेड्स हुए। और एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं, जो पूरी लाइफ में हम अचीव करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम डांसिंग सीख लें, स्विमिंग सीख लें, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारी क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड्स है। अब अगर हम देखें तो फिर हमारी जो नॉलेज है वो भी बिल्कुल ही एक्वायर्ड ट्रेड्स है, क्योंकि हम ये पुश्तैनी लेकर तो नहीं आए थे, ठीक है। मम्मी पापा ने हमें दिया तो नहीं, सिखाया जरूर है लेकिन दिया नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड्स। इस चैप्टर में जीन्स और एलील्स वर्ड हैं जो कि काफी कंफ्यूजिंग वर्ड लगते हैं। तो जीन्स क्या होते हैं, यूनिट्स होती हैं जो कि हेरिडिटी यानी कि कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, अगर जीन्स ना हो तो फिर ये भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि यस, यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन्स कहलाती है। यूनिट ऑफ डीएनए भी जीन्स को ही कहते हैं हम। और जीन्स अगर हम देखें तो फिर होता क्या है, पीस ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है। जैसे कि अगर हम, अच्छा आगे हम इसकी बात करेंगे। एलील क्या होता है, ये हम इस स्लाइड में सीखेंगे। देखिए ये हमारा सेल है, ठीक है। ये हमारा एक कोई भी सेल हो गया, ठीक है, ये सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारे, ठीक है। और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है। अब डीएनए के अंदर जो भी एक पीस ऑफ डीएनए जो कि एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, वो कहलाएगा जीन, ठीक है। अब मान के चलिए ये एक स्किन कलर का जीन हो गया, ठीक है, ये एक स्किन कलर का जीन है। अगर ये नहीं हो तो फिर हमारा स्किन कलर कैसा होगा हमें खुद भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये जीन किसके लिए कोड कर रहा है, स्किन कलर के लिए। ओके, अब एलील क्या होता है, देखिए हमें पता है कि जितने भी हमारे अंदर क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स रहते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। अब 23 पेयर में रहते हैं, ठीक है, मतलब कि 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 हमें अपनी मम्मी से मिलते हैं, 23 हमें अपने पापा से मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब 23 पापा से मिले, 23 मम्मी से मिले, तो कितने टोटल हो गए, 23 पेयर, 46 हो गए, ठीक है।
तो सब पेयर में लगे होते हैं। तो मतलब कि अगर हम जीन्स को देखें तो जीन भी हमारी दो होती होंगी, ठीक है, एक मम्मी की और एक पापा की। तो वही चीज हम सिंगल जीन को, मतलब एक जीन की बात करें तो हम उसे जीन नहीं बोलते हैं, हम उसे एलील बोलते हैं, ठीक है। अगर ये आई कलर, आई ये एक समझिए एक मम्मी का क्रोमोसोम है और एक पापा का क्रोमोसोम है जो कि ऑफ स्प्रिंग में है, ठीक है, जो कि एक चिल्ड्रन में है। तो फिर ये एक आई कलर किससे आया है, ये एक मम्मी से आया हुआ है और ये एक पापा से आया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी पेयर की बात ना करें, पेयर की बात ना करें तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये एलील कहलाएगा, जीन तब नहीं कहलाएगा। जीन तब कहलाता है जब दोनों क्रोमोसोम को हम साथ में लेते हैं, ठीक है, अलग अलग वो एलील कहलाएगा। ये आगे और अच्छे से आपको कंफर्म होगा, ठीक है। आगे देखते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये होमोजाइगस जब एक जीन के दो एलील, ठीक है, एक जीन में कितने एलील होते हैं, दो एलील होते हैं, याद रखिए, एक मम्मी से आते हैं एक पापा से आता है। तो जब दोनों ही एलील सेम हो, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम। तो अगर दोनों ही एलील सेम होंगे तब वो कंडीशन कहलाएगी होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। और अगर डिफरेंट होगी तो हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो अलील अगर एक जीन का डिफरेंट है तब उसे कहलाएंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। जैसे कि ये अगर देखिए तो ये क्या है, ये हमारी कैपिटल जी होमोजाइगस है। तो ये होमोजाइगस है, इसमें ये क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम इसी जीन को जो है अलग कर दें, मतलब कि ये टी हो गया एक और ये टी, अगर हम सिर्फ एक सिंगल टी के बारे में बात करेंगे तो ये एक एलील कहलाएगा, ठीक है। तो वही मैं, एलील ये होता है। अब देखें, अगर डिफरेंट एक कोई एलील है, कोई जीन का एलील्स है, ठीक है, दोनों एलील्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस यानी दोनों एलील्स जो है डिफरेंट फॉर्म में है, तब उसमें से एक एलील जो है एक्सप्रेस्ड होगा और एक एलील एक्सप्रेस्ड नहीं हो पाएगा। तो जो एक्सप्रेस होगा उसे डोमिनेंट कहते हैं और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है उसे रिसेसिव कहते हैं। जैसे कि अभी ये जो हम फैमिली देख रहे हैं, इस फैमिली में मान लीजिए पापा की हाइट थोड़ी सी बड़ी है मम्मी से, ठीक है, ये है प्योर टी, वेट, प्योर टी मतलब कि टॉल, इनके दोनों ही जीन्स जो इनके मम्मी पापा से आए हैं वो क्या है, टॉल है। और जो यहाँ पे मदर है, उनकी दोनों ही जो जीन्स आई हैं इनकी मम्मी पापा से, वो क्या क्या कैसी है, वो बिल्कुल ही शॉर्ट है, ठीक है। तो ये बच्चे की, ये जो बेबी है इसका जो जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप कैसा बनेगा, जीनोटाइप फिनोटाइप भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखें, इसकी जो जीन बनेगी वो कैसी बनेगी, इसका जो जीन बनेगा, सॉरी गैमीट बनेगा वो टी बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बार ही टी बनेगा तो हम एक ही बार लिख रहे हैं टी। और फिर जब चिल्ड्रन का, बेबी का जो होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगा, होमोजाइगस नहीं हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगा, मतलब ये दो डिफरेंट एलील्स रहेंगे एक जीन के। एक जीन कौन सा ये जीन है, हाइट का जीन है, ठीक है, हाइट के जीन में इनके पास दो डिफरेंट एलील रहेंगे, मतलब कि एक एक जो हाइट ज्यादा करे और एक कम करे। तो एक, अब इनमें में से दोनों एक्सप्रेस नहीं होंगे, मम्मी वाला क्या है, मम्मी वाला हाइट कम करेगा, ठीक है, पापा वाला हाइट ज्यादा करेगा, इतनी सी बात है, ठीक है। दोनों ही एलील हैं और दोनों को हम जब मिला देंगे तो वो जीन बन जाएंगे। तो कौन सा एलील एक्सप्रेस होगा, पापा वाला या मम्मी वाला, तो पापा वाला होगा। क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट है, इन दोनों में से एक एलील एक्सप्रेस होगा और जो एक्सप्रेस होगा उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे। तो टॉल हाइट जो होती है वो डोमिनेंट होती है और रिसेसिव कौन होती है, शॉर्ट हाइट होती है, ठीक है। आई होप को समझ में आ रहा हूँ। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म है और फिनोटाइप जो हम बाहर से उस ऑर्गेनिज्म को देख पा रहे हैं ना वो है। अब अगर हम इस बात को देखें, इस फैमिली को, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था, इस बेबी का जो जेनेटिक मेकअप था वो कैसा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और स्मॉल टी, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्योर टॉल नहीं है, इसके पास शॉर्ट का भी जीन है, शॉर्ट हाइट का भी जीन है, लेकिन ये आपको फिजिकली कैसा लग रहा है, ये लंबा दिख रहा है कि हाँ भाई ये तो लंबा चौड़ा है, ठीक है। और ये जो इसके फादर थे वो कैसे थे, वो प्योर टॉल थे, ठीक है, उनका जेनेटिक मेकअप भी वैसा ही था जैसा इनका फिनोटाइप था। जेनेटिक मेकअप मतलब जीनोटाइप, और फिजिकली अपियरेंस, जो फिजिकल अपियर हमें दिख रहा है वो, उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है।
हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बढ़ते हैं, अब हमने सारी जितनी भी चीजें थी वो हमने सीख ली है। अब हम मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे बढ़ते हैं। तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया और कुछ समझाया हेरिडिटी के बारे में, और ये सब जितने भी इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए वो किससे दिए? पाइजम सेटाइवम एक प्लांट है, पीज है, गार्डन पी, ठीक है, उससे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, मटर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, और उससे ये एक्सपेरिमेंट किया, ये सारे जितने भी लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है वो दिए, और जो स्टडी जीन्स की स्टडी, हेरिडिटी या फिर वेरिएशन की जितनी भी स्टडी है, ये सब स्टडीज को हम लोग क्या कहते हैं? ये सब स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल कहलाते हैं, ठीक है। अब जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले, कि अगर कोई एक प्लांट है, मान लीजिए ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, ठीक है, ये पी का ही प्लांट है, अलग अलग प्लांट नहीं है, और इस इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो जो जनरेशन बनेगी वो कौन सी जनरेशन कहलाएगी? वो जनरेशन कहलाएगी F1 जनरेशन, ठीक है। जितने भी प्लांट्स बने, एक बने, दो बने, ठीक है। और जब F1 जनरेशन के बीच में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा या फिर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो फिर वो जो जनरेशन बनेगी आगे, जितने भी प्लांट्स बनेंगे यहाँ पे, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे F2 जनरेशन। दिस इज F2 जनरेशन। और यहाँ पे जो क्रॉस पॉलिनेशन बन के जो जनरेशन आ रही थी वो कौन सी जनरेशन थी? वो F1 जनरेशन थी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। अब हम बढ़ते हैं, मेंडल ने कौन सा प्लांट लिया था? पाइसम सेटाइवम पी का प्लांट लिया था, ठीक है। इसके लिए एक इनको ये भी फायदा था कि विजिबल कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा थे। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट होता है, ठीक है। अपोजिट कैरेक्टर्स बहुत थे, मतलब अगर कोई शॉर्ट हाइटेड प्लांट होगा तो कोई टॉल होगा, ठीक है, तो इस टाइप के थे। अब कितने कैरेक्टर्स थे ये देखिए। राउंड सीड थी, ठीक है, राउंड कलर में कैसे था? वो येलो, येलो होगा या फिर ग्रीन होगा, और फ्लावर कलर वाइट और पर्पल, और पॉड फॉर्म कैसा होगा? फुल होगा या फिर कंस्ट्रक्टेड होगा। कलर कंस्ट्रक्टेड मतलब जो अंदर जो मटर के दाने हुए उनमें जो है सिकुड़ापन होना, ठीक है, मतलब ये शेप से आप देख सकते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ ऐसे, ठीक है। येलो पॉट कलर कैसा होगा? येलो होगा, और साइज टॉल होगा कि शॉर्ट होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब कोई क्रॉस हो रहा हो और सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में ये स्टडी हो रही हो, ठीक है, किसी एक कैरेक्टर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हो, तब होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे किस कैरेक्टर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं? टॉलनेस, हाइट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिया एक प्योर टॉल प्लांट और यहाँ पे प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया, ठीक है। तो ये इसकी हाइट कम थी इस वाले की, और इसकी ज्यादा थी। तो जब इनका जो क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन कैसी निकली? सारी ही टॉल निकली। तो इनका जो फिनोटाइप था वो तो सारा ही टॉल था, लेकिन जीनोटाइप कुछ और ही था। और F2 जनरेशन में जितनी भी निकली, तो इनके जब गैमीट बने तो इनके गैमीट कैसे बनेंगे? इनके गैमीट ऐसे बनेंगे ना, एक टी आ जाएगा और एक स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इनके गैमीट बने और फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ। 4 गैमीट बनेंगे, राइट, 4 ही तो गैमीट बनेंगे इस टाइप के, मतलब एक प्लांट के 2 गैमीट बनेंगे, तो प्लांट फर्टिलाइजेशन तो 2 प्लांट्स मिलकर करेंगे ना, यस। तो फिर 4 गैमीट बनेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो फिर कितने टॉल थे? 3 प्लांट्स जो थे वो टॉल थे और एक ड्वार्फ प्लांट था। इसमें से प्योर टॉल प्लांट कौन सा था? सिर्फ एक प्लांट था, ठीक है। अब यहाँ से जो इन्होंने दूसरी बार जो इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया, तब इनको पता चला लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। और जो क्रॉस पॉलिनेशन यानी पहले किया था, पहला वाला क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, तब उससे पता चला लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा? जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया F1 जनरेशन का, तो जो F2 जनरेशन निकली तो उसकी जो फिनोटिपिक रेशियो थी वो 3:1 थी, यानी 3 प्लांट जो थे वो टॉल प्लांट थे। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो क्या थी? सिर्फ एक ही प्लांट प्योर टॉल था, बाकी 2 के जीनोटिपिक रेशियो
सेम थिंग, ठीक है, वो टॉल तो थे लेकिन वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे, और एक प्लांट था जो कि प्योर ड्वार्फ था, ठीक है। अब डाई क्रॉस जब दो कैरेक्टर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वाइल क्रॉसिंग, ठीक है, तो ये देखें फिनोटाइपिक रेशियो इसका सिर्फ याद करना है। अब यहाँ पे ली गई है येलो और राउंड सीड, और यहाँ पे ग्रीन और रिंकल्ड सीड ली गई है, ठीक है, सिकुड़ी हुई। तो इसकी जो गैमीट बनेगी वो कैपिटल वाई और कैपिटल आर, और इसका वाई और आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इसके जो F1 जनरेशन बनेगी वो सारी ही येलो और राउंड रहेगी, लेकिन इसका जीनोटिपिक रेशियो वैसा नहीं रहेगा, ठीक है, जीनोटाइप सेम नहीं रहेगा, मतलब कि इसमें रिसेसिव कैरेक्टर भी आ रहा है, ठीक है। अब इसके गैमीट बनाना है, अब गैमीट बनाना है, इसके गैमीट कैसे बनेंगे, देखिए गैमीट आप बना लें। देखिए अब एक बार कैपिटल वाई को कैपिटल आर से ले लें, और एक बार कैपिटल वाई को स्मॉल आर से ले लें, ठीक है, और फिर स्मॉल वाई को कैपिटल आर से ले लें, और स्मॉल वाई को स्मॉल आर से ले लें। तो इसकी 4 गैमीट टोटल बनेगी, और इसको हमें इस साइड पे भी लिखना है और इस साइड पे भी लिखना है, और फिर पनेट स्क्वायर की हेल्प से क्रॉस कर देना है। तब आपकी आ जाएगी, देखिए पहले इससे करें और फिर इससे करें तो क्या आएगी, कैपिटल वाई और कैपिटल आर दोनों टाइप में, और फिर इससे और इससे करें तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और फिर इससे करें तो क्या आएगी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर आएगा आपका, फिर दोबारा से पहले वाले से इससे करना है, मतलब पहले वाले से 4 बार कर लेना है, फिर दूसरे वाले से अगर इससे करना है तो पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर आपको पता क्या लगेगा, फिर आपको पता चलेगा कि 9 जो सीड हैं वो कैसी हैं, येलो और राउंड है, 3 हैं ग्रीन और राउंड है, और 3 और हैं जो कि येलो और रिंकल्ड है, और जो एक बची हुई है वो ग्रीन और रिंकल्ड है। तो हमने जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया था तो कितने कैरेक्टर लिए थे, 2 कैरेक्टर लिए थे, ठीक है, कौन से कैरेक्टर लिए थे, 2 कैरेक्टर, येलो और राउंड और ग्रीन एंड रिंकल, और बचे ये बीच के 2 ग्रीन और राउंड, और यहाँ येलो एंड रिंकल, तो यहाँ ये कहाँ से आ गए, इसी बेसिस पे इन्होंने एक और लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब आ गई बारी मेंडल के लॉज की, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। ये किससे पता चला था, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता चला था। लॉ ऑफ डोमिनेंस कब पता चला था, जब इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था तो F1 जनरेशन बनी थी, और F1 जनरेशन से जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया था तब इन्हें पता चला लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ते हैं, तो ईच कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय अ फैक्टर, ये क्या कहता है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक फैक्टर से कंट्रोल किए जाते हैं जिसे हम कहते हैं जीन्स, ठीक है। तब नहीं पता था कि ये जीन्स वीन्स कुछ होते हैं, तब इन्होंने सिंपल कह दिया था फैक्टर। आगे पता चला कि ये जीन है, ठीक है। अब अगर हेट्रोजाइगस पेयर को किसी भी कैरेक्टर में एक हेट्रोजाइगस पेयर है तो उसमें में से एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रेसेसिव, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल भी लिया था, अगर कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी है तो इसमें से डोमिनेंट रहेगा टॉल वाला एलील, क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ठीक है, और स्मॉल वाला जो है वो दब के रहेगा, तो रिसेसिव ना दब के रहता है, डोमिनेंट रिसेसिव के पीट देता है, नहीं तू चुप कर मैं एक्सप्रेस हूंगा, तो जो एक्सप्रेस हो पाता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर डोमिनेंट एलील कहलाता है, ठीक है। और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन क्या कहता है, पेयर ऑफ एलील्स, ठीक है, सिग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवीजन, एलील्स जो होते हैं वो सिग्रीगेट हो जाते हैं, जैसे कि अगर इसी के एग्जांपल हम लें, एक मिनट, अगर हम इसी का एग्जांपल लें तो ये अगर इसकी एलील्स बनानी हो हमें तो कैसे बनेगी, एक कैपिटल टी एलील रहेगा, और गैमीट अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा, और एक स्मॉल टी रहेगा, तो जो दोनों एलील्स हैं जीन्स के, जो दोनों एलील्स हैं वो सेपरेट कर जाएंगे, ठीक है,
ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है गैमीट फॉर्मेशन सो दैट ओनली व्हेन वन अलील विल बी प्रेजेंट इन ईच गैमीट। तो एक गैमीट में एक एलील होगा, तो जो पेयर ऑफ एलील सिग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, सिग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग हो जाते हैं एलील के पेयर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। अब हमारा आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस से पता लगाया, ये लॉ, ठीक है। The alleles of two or more different genes get sorted into gametes independently of one and another. अब देखें, इसे हम इस वाले एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आई कलर का है, आई कलर के एलील्स हैं, ठीक है, और ये हैं ब्लड टाइप के। अब आपको पता है गैमीट फॉर्मेशन होगा तो इन दोनों एलील्स में से एक ही एलील, मतलब एक ही एलील एक गैमीट में जाएगा, ठीक है, और इन दोनों में से एक एलील जाएगा। तो अगर मान के चलिए ये क्रोमोसोम का ये आई के मतलब ये एलील गया, तो जरूरी नहीं है कि यही क्रोमोसोम का यही एलील ब्लड में भी जाएगा, ठीक है, इधर का भी जा सकता है। तो वही ये लॉ बताने की कोशिश कर रहा है कि जो एलील्स होते हैं डिफरेंट जीन्स के, एक जीन नहीं डिफरेंट जीन के, वो इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं, मतलब उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखता है कि नहीं तुम कि तुम मेरे साथ के हो तो तुम इधर ही रहोगे, मतलब आई कलर का अगर ये वाला जाएगा तो जरूरी नहीं है कि ब्लड का यही वाला जाएगा गैमीट फॉर्मेशन में, इधर वाला भी जा सकता है, ठीक है, और फिर बाद में हेयर कलर वाला इधर भी आ सकता है। तो कोई एकदम फिक्स नहीं है कि अगर गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है तो जितने भी एलील्स हैं वो सारे एक ही क्रोमोसोम के रहेंगे, दोनों इस क्रोमोसोम का भी हो सकता है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि हमने इधर डायहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था, क्या हमने येलो और राउंड लिया था और रिंकल्ड और ग्रीन और रिंकल्ड लिया था सीड, ठीक है। तो ये कैरेक्टर कहाँ से आ गया था ग्रीन और राउंड, क्योंकि जब क्रॉस हुआ तो कोई इंडिपेंडेंटली नहीं हुआ, अगर ऐसे होता तो तब तो यही सिर्फ यही दो कैरेक्टर्स बनते ना, ठीक है, तभी ग्रीन और राउंड और येलो और रिंकल्ड आ पाया, क्योंकि जब येलो सिग्रीगेट कर रहा है तब राउंड से कोई उसका वास्ता नहीं है, तो जब येलो सिग्रीगेट कर रहा है तो फिर वो राउंड से उसका कोई वास्ता नहीं है। येलो अगर सिग्रीगेट कर रहा है मतलब यस, अगर ये वाला अगर गैमीट है येलो के साथ तो ये वाला भी रह सकता है, यानी रिंकल्ड का गैमीट भी रह सकता है, जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर ही रहे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। DNA is the information source of for making proteins in the cell part of DNA, ठीक है। देखें डीएनए क्या होता है, इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा रहेगा, उसके स्किन कलर कैसा रहेगा, और मतलब जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी फिजिकल अपीयरेंस वाली चीजें हैं वो सारी किसमें स्टोर्ड रहती है, डीएनए में, डीएनए में स्टोर्ड रहती है, ठीक है, कि उसके सेल का प्रोटीन कैसा बनेगा, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। और एक पार्ट ऑफ डीएनए जो कि एक प्रोटीन पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड कर रही हो उसे हम बोलते हैं जीन, ठीक है। अगर जीन में कुछ एफिशिएंट है, जीन ज्यादा है, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज करेगा, प्लांट जो है ज्यादा लंबा होगा, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो, ठीक है। जीन अगर छोटा है मतलब यस जीन अगर छोटा है तो फिर वो कम सिक्रीट करेगा, ठीक है, जीन के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट कर सके, तो फिर प्लांट शॉर्ट रहेगा, छोटा रहेगा, शॉर्ट रहेगा, ठीक है। अब देखें ये सब क्या है, ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सारे ह्यूमन बींग्स में सेम होते हैं, फिर चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, डजंट मैटर, ठीक है। और अगर मेल फीमेल होगा तो फिर उसके जो क्रोमोसोम होंगे वो एक्स एक्स होंगे, यानी यही क्रोमोसोम 2 बार होगा, और अगर वो मेल है तो फिर ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ रहेंगे, एक्स वाई, यस। जो मेल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो हेटेरोजाइगस होते हैं, ठीक है, इस टाइप के हेटेरोजाइगस होते हैं, और फीमेल्स होमोजाइगस होती हैं। द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ इंडिविजुअल का सेक्स जिससे डिटरमाइंड हो सकता है या फिर बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल, उसे हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, सिंपल, ठीक है।
अभी हम ह्यूमन बींग्स में भी देखेंगे, सारे जितने भी स्पीशीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन की। बहुत ज्यादा, यस, बहुत से एनिमल्स हैं, कुछ रिप्टाइल्स हैं जिनके जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं ना, फर्टिलाइज्ड एग मतलब जाइगोट, ठीक है, जाइगोट का जो जेंडर है वो कौन डिटरमाइन करता है? वो आसपास का माहौल, ठीक है, आसपास का वेदर, आसपास का मौसम, आसपास का टेम्परेचर डिटरमाइन करता है कि ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, मतलब जो जाइगोट है, वो मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा, ठीक है। जैसे कि अगामा गामा स्पीशीज एक है, ठीक है, अगर इसका जो टेम्परेचर है वो हाई होता है तो फिर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो मेल बनता है, और अगर टेम्परेचर कम रहता है तो फिर फर्टिलाइज्ड एग फीमेल बनता है। और इसी तरह एक टर्टल की भी स्पीशीज है, क्रिसिम्स पिक्टा, क्राइसिम्स पिक्टा, ठीक है, जिसका अगर टेम्परेचर हाई होगा तो फिर वो फीमेल बनेगा, फर्टिलाइज जाइगोट क्या बनेगा? फीमेल बनेगा, और कम रहेगा तो फर्टिलाइज जाइगोट मेल बनेगा। और कुछ एनिमल्स हैं जैसे स्नेल्स, ठीक है, जो अपने सेक्स जो है चेंज कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है? जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है सेक्स, किसमें? स्नेल्स में, ठीक है। और ह्यूमंस की बात करें तो ये पूरा ही जो सेक्स होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड ही होता है, बहुत ही अंदर से, ठीक है। अब देखें, ये है अगामा गामा स्पीशीज और ये है टर्टल के स्पीशीज, जो कि टेम्परेचर हाई होता है तो फिर फीमेल फर्टिलाइज जाइगोट, फर्टिलाइज एग या फिर जाइगोट फीमेल बनते हैं, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में कर लेते हैं तो वुमेन के पास एक्स क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, मतलब कि होमोजाइगस कंडीशन होती है, और वहीं मैन के पास जो है नॉर्मल एक्स साइज का क्रोमोसोम होता है और छोटा सा वाई होता है, वाई क्रोमोसोम थोड़ा सा छोटा होता है, जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो ये हुआ, ये हुई बात। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है विमेन का गैमीट रखे हुए हैं, ठीक है, एक्स और एक्स, जो कि दोनों ही सेम है, ठीक है। और अगर मैन के, अगर हम कोई मैन के गैमीट के बारे में बात करें तो कैसे बनेगा? एक्स, एक एक्स बनेगा, ठीक है, और एक वाई बनेगा, क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो दो दो गैमीट बनेंगे, दो डिफरेंट टाइप के गैमीट, और मैं वुमेन में हमेशा सेम गैमीट बनता है, दैट इज एक्स, ठीक है। और अगर एक्स स्पर्म इस एक्स को फर्टिलाइज करता है तब बनेगी जो आगे वाली बेबी है, वो क्या रहेगी? वो गर्ल रहेगी, ठीक है, बेबी गर्ल। और अगर ये वाई स्पर्म है और अगर एक्स को फर्टिलाइज करता है, वो एग को फर्टिलाइज करता है, तो फिर आने वाला बेबी हमारा बेबी बॉय रहेगा, ठीक है। तो ये जो आप इधर से देख पा रहे होंगे, पूरा डिपेंड किस पे हो रहा है? जो जो बेबी का जो आने वाली बेबी है, वो लड़का रहेगा या लड़की रहेगी, गर्ल रहेगा या बॉय रहेगा, वो किस पे डिपेंड हो रहा है? वो मैन पे डिपेंड हो रहा है, ना कि वुमेन पे, ठीक है। तो बहुत जो ये सब कहते हैं कि बहुत जगह बोला जाता है, ठीक है, आजकल तो कम हो गया है लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से, कि जो भी बहू होती है घर की, उसको बहुत ज्यादा डांटते हैं लोग कि तुम एक लड़का क्यों नहीं पैदा कर सकी, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल गलत चीज है, और बल्कि पूरा जो कि ये डिपेंड किस पे होता है? ये मैन पे डिपेंड होता है, ना कि वुमेन पे, औरतों पे ये सब ये नहीं डिपेंड होता है, ठीक है। और ये पूरी तरीके से मैन पे भी नहीं डिपेंड होता है कि वो जान के ऐसा नहीं करते हैं। और दूसरी बात कि ये लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैंने एज अ नॉलेज बता दिया सब कुछ कि ये सब किस पे डिपेंड होता है, किस मतलब मैन पे तो डिपेंड नहीं होता है। यस, मैन के गैमीट पे जरूर डिपेंड होता है, ये सब वुमेन पे नहीं डिपेंड होता है, ठीक है। आई होप ये चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ाया हो आपको, और अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो और सारे डाउट आपके क्लियर हुए हो, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।